आलोकगढ़ राज्य के राजा और रानी अपने नवजात शिशु को लिए जंगल की तरफ तेजी से जा रहे थे। उनके साथ उनका मंत्री भी था। महाराज, आसमान तो देखिए, लगता है घनघोर तूफान आने वाला है। हमें जल्दी लौटना चाहिए। हाँ हाँ मंत्री जी, हम ज्यादा दूर नहीं हैं वैसे भी, और थोड़ी दूरी पे बाबा जी का आश्रम है। हम अपनी राजकुमारी बरखा को बाबा जी का आशीर्वाद दिलाएंगे और बस लौट आएंगे। ओहो महाराज, देखिए तो सही। आहा, हवा बहुत तेज हो रही है। और देखिए देखिए, पेड़ गिर रहे हैं। आप और महारानी और राजकुमारी जल्दी से सुरक्षित जगह देखकर छिप जाइए। ये आपके लिए खतरा भी हो सकता है महाराज, समझिए। रानी सुनिए, आप राजकुमारी को गोद में लेकर इस पेड़ के नीचे छुपिए। मैं और मंत्री आगे का रास्ता देखते हैं, चलिए। रानी जैसे ही पेड़ की ओर चलती है तभी तेज आंधी चलती है और एक पल में राजकुमारी बरखा माँ की गोद से छूटकर दूर जाकर गिर जाती है। राजकुमारी, मेरी बच्ची। महाराज, वो हमारे हाथों से छूट गई है महाराज। ये देखकर तीनों के होश ही उड़ जाते हैं और जल्दी से राजकुमारी को ढूंढने के लिए दौड़ते हैं। मंत्री जी, वो देखिए, वो उस ओर गई है। चलो चलो, जल्दी जल्दी देखो मेरी बच्ची को, चलो। दोनों भागते हैं, बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बच्ची कहीं नहीं दिखती। हे भगवान, कहाँ गई हमारी बेटी? अरे राजकुमारी कहाँ चली गई? कोई कहीं कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? हे ईश्वर, मेरी बच्ची को कुछ हो न जाए, दया करो भगवान। आप चिंता मत करिए रानी, हम अपनी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। चाहे वो कहीं भी चली गई हो, हम उसे वापस लेकर आएंगे। हम आपको वचन देते हैं। बहुत समय बीत जाता है। राजा और मंत्री हर मुमकिन कोशिश करते हैं, पर राजकुमारी कहीं नहीं मिलती। हाँ महाराज, वैसे तो हमने पूरी कोशिश की, हर कोना देख लिया, हर आवाज सुनी, लेकिन राजकुमारी कहीं ना मिली। अब अंधेरा होने वाला है और ये जंगल भी बहुत खतरनाक है महाराज। हाँ हम जानते हैं, लेकिन बिना राजकुमारी के इस जंगल से निकलने का विचार भी नहीं कर सकते। अगर हम सब यहीं रहे तो शायद हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा महाराज। और राजकुमारी को ढूंढने के लिए हमें जिंदा तो रहना ही चाहिए ना। हमें कल फिर से लौटना होगा, वो भी पूरी तैयारी के साथ। अभी चलिए महाराज, मेरी बात मानिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची इस घने जंगल में अकेली है और मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वो डर रही होगी, पुकार रही होगी। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। हाँ, हमें समझिए रानी, हमें कल सुबह फिर लौटना है, लेकिन अगर हम मारे गए तो हमारी राजकुमारी को ढूंढेगा कौन? हमारी बात समझिए, अगर हमें ही कुछ हो गया तो वो फिर हमें कभी नहीं मिल पाएंगी, समझिए। चलिए। रानी चुप हो जाती है। वो सहमति में सिर हिला देती है और सबके साथ धीरे धीरे चल पड़ती है। अगली सुबह जंगल के दूसरे छोर पर किशोर नामक मजदूर लकड़ियाँ काटने जा रहा था। ओ जंगल माँ लकड़ी काटन खातिर हम आए कुल्हड़िया लइके रे। ये आज जंगल में कुछ ज्यादा ही शांति ना लग रही। एक ये का है? ये आवाज कैसी है? ऐसा लग रहा कोई रो रहा है। हुतरी, ये तो बच्ची की आवाज लग रही है। ओ बाप रे बाप, ये हमारा बहम है का? या फिर इस सच में कोनो बच्चा ही है? नहीं 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 नहीं, हम तो रोज ही सोचते हैं कि भगवान हमको एक ठो बच्चा दे दे। बस जई के लाने हमारे मन में खेल चल रहा है। हाँ। फिर वो आगे बढ़ जाता है। आवाज फिर से आने लगती है। नहीं 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 नहीं, ए किशोर, ये कोनो भ्रम ना है, ये तो सच में बच्चा रो रहा है। वो झाड़ी हटाता है, देखता है एक नन्ही बच्ची वहाँ सिसक रही है। हे भगवान, ये तो सच में बच्ची है। हे बाप रे, इतनी छोटी और इतनी अकेली, ये कहाँ से आई होगी इतने घने जंगल में? हाँ, हे प्रभु, तुमने हमारी सुन लई। क्या आपने हमारे लाने बिटिया भेजी है का? अरे हम तो वर्षों से सिर्फ एक संतान की कामना कर रहे थे और आज आपने हमको वरदान दई दो। हाँ। वो बच्ची को सीने से लगाकर अपने घर आता है। अरे, आप ये किसे लेकर आए हैं? ये बच्ची कौन है? अरे भाग्यवान, हमें जंगल में मिली है। अकेले डरी हुई रो रही थी। हमने कहा इतना घना जंगल, आसपास कोई ना है। हमने समझ लिया
भगवान ने हमको आशीर्वाद दे दिया है कि ले बेटा ले जा, जो तू मांग रहा था ये ले। घने जंगल में वो भी बच्ची, ये कितनी सुंदर है। कहीं ये किसी रजवाड़े की तो नहीं है? हाँ, ये तो हमने भी सोचा, पर सुनो, ये बात किसी से कहना नहीं। कोई पूछे तो कह देना कि भाई हमारे नसीब में हमें बेटी मिल गई। अब देखो, भाग्यवान बड़ी मुश्किल से हमारी गोद फिर से हरी भरी हुई है। अगर किसी ने जान लिया तो क्या होगा, सोचो भला। ठीक है, हम इसे अपनी बेटी मानकर पालेंगे। क्या नाम रखें? राधा। हाँ, राधा। अब से ही हमारी बिटिया को नाम होगा राधा। सारी दुनिया इसको कहेगी राधा। राधा, हाँ, नाम बहुत प्यारा है और अब हमारे जीवन में सच में रोशनी आ गई है। समय बीतता है, राधा धीरे धीरे बड़ी होती है, लगभग 7-8 साल की। फिर एक दिन थका हारा किशोर काम से आता है। अरे ओ भाग्यवान, अरे सुनो तो, हम क्या कह रहे कि राधा को स्कूल में डाला ही देते हैं। देखो ना, 8 साल की हो गई है। अगर पढ़ लिख जाएगी तो अच्छी खासी नौकरी चाकरी कर लेगी, जिंदगी अच्छे से जिएगी। नहीं तो फिर क्या है, हमारे जैसी जिंदगी जीने पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हो जी? हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं और आप बेटी को स्कूल भेजने की बात कर रहे हो। इतनी महंगी पढ़ाई, लाखों की फीस हम कहाँ से लाएंगे? अरे नहीं भाग्यवान, ये प्राइवेट स्कूल की बात को कर रहो। ऐसे तो हमारी औकात से बाहर आ है। हम तो सोच रहे थे कि गांव के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दें, कम से कम शुरुआत तो हो जाए। शायद वहीं से कुछ बन बुना जाए हमारी राधा, है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। शुरुआत तो कहीं से भी हो, बस मंजिल तक पहुँचे हमारी बेटी। ए राधा बेटा, क्या कर रही हो बेटिया? पिताजी, मैं मिट्टी से घर बना रही थी। देखिए ना, ये मेरा छोटा सा स्कूल है। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर। पर बेटा, अब स्कूल चलना है तुझे। तेरा नाम लिखवाना है आज से स्कूल में। सच में पिताजी? अब मैं भी पढ़ूंगी? मेरे पास भी किताबें होंगी? हाँ बिटिया रानी, तू भी पढ़ेगी और इतना पढ़ेगी कि बेटा मिट्टी वाला घर एक दिन सच में बड़ा घर बन जाएगा। ईश्वर करे तुम्हारे मुंह की ये बात सच हो जाए जी। फिर किशोर राधा को लेकर स्कूल जाता है और उसका एडमिशन करा देता है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते 2-3 साल और गुजर जाते हैं। अब राधा 10 साल की हो चुकी है। फिर एक दिन, ए भाग्यवान, देखो तो राधा का मन तो पढ़ाई में बहुत ही लग रहा है। पर इस सरकारी स्कूल में यहाँ पढ़ाई वढ़ाई ढंग से होती ना है। न किताबें मिलती हैं, न मास्टर सही से पढ़ाते हैं। आके बस कुर्सी में टांग फैला के सोते रहते हैं बस। तो अब क्या करें जी? हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं बचा। हम क्या कह रहे कि हम सोच रहे कि तुम्हारे पास जो गहना है उनको गिरवी में रख के कुछ पैसे मिलेंगे तो राधा को प्राइवेट स्कूल में डाल दें। शायद वहां से उसका भविष्य बन जाए। क्या कहती हो? गहने तो क्या, मेरा सब कुछ ले लो जी। बस राधा को हमारे जैसी जिंदगी ना मिले, वो सपने देखे और उन्हें पूरा करे। सुलोचना अलमारी से अपने सारे जेवर निकालकर किशोर को दे देती है। ये लीजिए, ये सारे जेवर बेचकर राधा का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। फिर किशोर वो सारे जेवर लेकर साहूकार के पास जाता है। अरे किशोर, हाँ बोलो भाई, आज कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? सेठ जी, ये देखिए, ये कुछ जेवर वेवर लेके आए हैं, बेचना है इनको। अरे क्या बात हो गई भाई किशोर, तेरी तो एक बेटी भी है ना, तो फिर ये जेवर उसकी शादी में काम आ जाते। काहे बेच बुचा रहा है? अब शादी वादी के लाने हमने रख लिया है सेठ जी, पर कहा है कि अब की बार शादी से पहले उसकी पढ़ाई जरूरी है। अब हम उसे प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके, वरना हमारी तरह दूसरन के दरवाजे पर उनको भी मजदूरी करनी पड़ेगी ना सेठ जी, ये हमसे देखा ना जाएगा। अरे तू तो पगला हो गया है रे, लड़की को ज्यादा पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा होगा? थोड़ी बड़ी होगी तो कोई अच्छा सा घर देखकर ब्याह कर देगा। शादी के बाद तो चूल्हा चौका ही करेगी ना, तो सीख कर करेगी क्या है? जो करना है वही सीखे भाई, चूल्हा चौका। ना 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 सेठ जी, हमारी राधा बिटिया चूल्हा चौका ना करेगी।
अरे वो तो अफसर बनेगी, अफसर। दुनिया से लड़कर अपने हक के लिए खड़ी होगी। हम उसे उसकी किस्मत खुद लिखने देंगे। हाँ देखना आप। किस्मत लिखेंगे, ठीक है भैया, तुम्हारी बेटी है, जो मर्जी करो, हमको क्या है। लाओ बताओ कितने गहने हैं, दिखाओ जरा। साहूकार सारे जेवरों को तोल कर देखता है। हाँ भैया, तो किशोर कुल मिलाकर तुम्हारे होते हैं 20,500। ठीक है, 20,500 पकड़ लो मोटा माटी। ले भैया, ये ले 20,500 रुपया, और जो करना है अपनी बिटिया के लिए करो, हमको क्या है। फिर किशोर वो सारे पैसे लेकर घर आता है और अपनी राधा बेटी से कहता है, हे राधा बिटिया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ पिताजी? हाँ तो बिटिया रानी, आज से हम तुमको प्राइवेट स्कूल में पढ़वाएंगे। हाँ। पर पिताजी, इतने सारे पैसे आपके पास आएंगे कहाँ से? हम तो बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाते हैं। फिर प्राइवेट स्कूल की फीस तो हजारों में होती है। अरे बिटिया, हमारे लाने तुमसे बढ़कर कुछ होना है। हम उसका सबका इंतजाम कर लेंगे, तुम काहे इतना चिंता कर रही हो। बस तुम हमारे साथ स्कूल चलो, स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाना है ना। किशोर राधा का हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जाता है और उसका एडमिशन करा देता है। फिर राधा रोज स्कूल जाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन क्लास में राधा से उसकी क्लास टीचर कहती है, राधा, तुम्हारी 2 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है। जाकर अपने पिताजी से कहो कि फीस भरें। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चल रही। अगर फीस नहीं दे सकते तो सरकारी स्कूल में पढ़ो। मैडम जी, अभी पिताजी का काम ठीक से नहीं चल रहा है। मैं कहूँगी उनसे, वो पैसे दे देंगे। हर बार यही बहाना। अगर पढ़ाई की औकात नहीं है तो मत पढ़ो। गरीब बच्चों को जरूरत से ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। टीचर चली जाती है। राधा चुपचाप बैठी रहती है। तभी 2 बच्चे खुशी और मंटू आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तेरे तो कपड़े भी गंदे हैं राधा। फटे हुए बैग में किताबें रखकर क्या अफसर बनेगी? तू तो भिखारी लगती है। ए, तू हमारे साथ मत बैठा कर। ये तेरे बदन से ना बड़ी अजीब सी बदबू आती है। वाह, पता नहीं क्या करती है, नहाती नहीं है। तू ना सही बताओ, सरकारी स्कूल के लायक है, वहाँ ये सब चलता होगा। बड़ी आई। और हाँ, ज्यादा पास मत आ, तू हमारी फ्रेंड वेंड बनने लायक नहीं है, दूर रहा कर। राधा की आंखें भर आती है। वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप घर लौट आती है। सुलोचना उसे देखती है। क्या हुआ बेटा, आज तू बहुत उदास लग रही है। कुछ हुआ क्या स्कूल में? नहीं अम्मा, सब ठीक है। बस ऐसे ही थोड़ा थक गई थी। मैडम फीस के लिए कह रही थी। अरे बेटा, तो चिंता ना कर, आज तनख्वाह मिली है, हम आज ही स्कूल जाकर तुम्हारी फीस भर देंगे। बस हो गया। ठीक है पिताजी। राधा अपने कमरे में चली जाती है। सुलोचना किशोर की ओर देखती है। मुझे लगता है स्कूल में कुछ हुआ है। राधा ऐसी चुपचाप नहीं रहती। बेटा, सच्ची सच्ची बताओ, क्या बात है? पिताजी, कुछ दोस्त हैं जो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं मैं गंदी हूँ, मुझसे बदबू आती है। कहते हैं मैं उनकी फ्रेंड बनने लायक नहीं हूँ। बेटा, एक बात अपने दिमाग में हमारी नोट कर लो, दुनिया का कहती है उसकी कतई परवाह ना करो। तुम्हारा जो बाप है ना, जो तुम में अवसर देखता है, तुम्हें एक दिन सबको अपने काम से जवाब दोगे, देख लेना। बस। समय बीतता है। राधा मेहनत करती है और 10वीं की परीक्षा पास कर लेती है। एक दिन टीचर राधा से, राधा, इंटरव्यू के लिए शहर जाना है, लेकिन उसकी तैयारी और आवेदन के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। अगर नहीं कर सकती तो मना कर देना। मैडम जी, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। राधा घर लौट आती है। किशोर देखता है। का हो गया बिटिया, इतनी उदास काहे हो? कुछ बात है तो बताओ, का बात बताओ। कुछ नहीं पिताजी। बता ना बेटा, क्या बात है? मैडम कह रही थी इंटरव्यू देने जाना है तो 1 लाख रुपए देने होंगे, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, इसलिए मैंने मना कर दिया। अरे तो तू चिंता ना कर बेटा, तेरा बाप सब इंतजाम करेगा, हम हैं ना। पिताजी, इतने पैसे आप कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तू बस अपने सपनों को ना छोड़ना बिटिया।
पैसन की चिंता हम सब कर लेंगे, बस। हाँ। रात का समय है। सारा गांव गहरी नींद में डूबा था। किशोर चुपचाप अपने बिस्तर से उठता है। सुलोचना और राधा सो रही होती हैं। धीरे धीरे वो अलमारी खोलता है, पुराने कपड़ों के नीचे रखे जमीन के कागज निकालता है, उन्हें झोले में रखता है और बिना आवाज किए घर से निकल पड़ता है। वो सीधा साहूकार के घर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाता है। साहूकार थोड़ी देर बाद बाहर आता है। अरे किशोर, तू इस वक्त? क्यों भैया, सब खैरियत तो है ना? रात के इस पहर तू क्या लेने आ गया? सेठ जी, हम जानते हैं कि ये वक्त वाकई में ठीक ना है, पर जिंदगी भी कभी संकट सही समय देख के ना लाती। हमारी राधा बिटिया, उसे शहर में इंटरव्यू देने के लिए जाना है और स्कूल की मैडम ने कहा है कि फार्म और बाकी सब खर्चा पर्चा मिलाकर 1 लाख रुपया लगेंगे। अब आपको तो पता है कि हमारे पास रहने के लाने बस एक ठो घरैया बचा है। अब वो भी हम आपको देना चाहते हैं और क्या करें। अरे तू पगला वगला गया है क्या किशोर? घर बेच देगा तो रहेगा कहाँ? तेरी बीवी, तेरी बेटी, इनका क्या होगा? जिंदगी भर की मेहनत से जो 2 कमरे का आशियाना बनाया है, क्या उसको भी खो देगा क्या? पगला गया है क्या? है सेठ जी, हमने ई घर में अपने बेटी के आंखन में सपने को पलते देखा है। हम उसके सपने को पूरा करने के लाने ई घर भी छोड़ने को तैयार हैं। अरे हमको का है, कहीं भी रह लेंगे, चाहे खेत के किनारे झोपड़ी बना लेंगे, लेकिन हमारी राधा को जो जिंदगी चाहिए मतलब चाहिए, और वो अपने काबिलियत के दम पे हासिल करेगी। वो मेहनत करती है, हर रोज सुबह उठकर स्कूल जाती है, भूखी भी रही है कई बार, पर शिकायत कभी ना करी उसने। अब जब उसका सपना बस एक कई कदम दूर है, तो हम पिता होने के नाते उसे कैसे रोक लें, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पैसे ना हैं? ना 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 सेठ जी, ये बिल्कुल सही ना होगा। अभी घर हमारे लिए घर नहीं, एक साधन है उसकी उड़ान का, बस। हाँ, क्या कहें किशोर, तू तो अपनी बेटी के लिए पागल हो गया है। मैंने बहुत बाप देखे हैं, लेकिन ऐसा जुनून कभी नहीं देखा किसी में। किशोर झोला खोलकर जमीन के कागज बढ़ाता है। साहूकार लंबी चुप्पी के बाद धीरे से कागज ले लेता है, अंदर से पैसों की गड्डी निकालकर किशोर को दे देता है। हाँ, जा किशोर जा, तेरी ममता के आगे मैं हार गया। भगवान करे तेरी बेटी बड़ा नाम कमाए। आज मैं पहली बार किसी को कर्ज देते वक्त दुखी नहीं हुआ। अंदर से मन खुश हो रहा है। जा किशोर जा। अगले दिन सुबह होते ही राधा को पैसे दे देता है। पिताजी, इतने पैसे कहाँ से आए? आपने तो कहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये कैसे हुआ? अरे बेटा, हमने जो थोड़े थोड़े करके पैसे कमाए रहे, वो सब अपने दोस्त के पास हम जमा कर रहे थे। आज बस वही पैसा लेके आ गए। अरे तू चिंता मत कर पैसे वैसे की, बस अपना ध्यान रखना और जो सपना तूने देखा है ना, उसे पूरा करना। हम और तुम्हारी अम्मा रोज तुमसे यही उम्मीद रखते हैं। बड़ा अफसर, एकदम बड़का अफसर हैं? पिताजी, एक दिन ऐसा लेकर आऊंगी जब आप लोगों को इस गरीबी से बाहर निकाल दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि आपके हर त्याग का मोल मैं चुकाऊंगी। आपने जो किया है उसका कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि आपका सिर कभी झुके नहीं। हाँ, यही तो हमें सुनना रहा तुम्हारे मुंह से। अब जा बेटा जा, ऐसा नाम कमाना कि लोग कहें, हाँ देखो देखो देखो, ये है किशोर की बिटिया। जा बेटा, आशीर्वाद, जा जा। फिर राधा अपने माता पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद लेती है और उम्मीदों से भरे दिल के साथ राधा ट्रेन से शहर पहुंचती है। भीड़, शोर, बड़ी बड़ी इमारतें देखकर वो हैरान रह जाती है। ये शहर कितना अलग है। यहाँ हर तरफ रोशनी है, गाड़ियाँ हैं, मोबाइल नेटवर्क भी पूरे 4 पॉइंट पे चल रहा है। गांव में तो एक कॉल करने को भी खेतों में भागना पड़ता है। सच में शहर बहुत सुंदर लग रहा है। फिर राधा इंटरव्यू देने ऑफिस जाती है। वो इंटरव्यू देती है और उसका चयन हो जाता है। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया मिस राधा। वेल डन, वेलकम टू द टीम, गुड। थैंक यू सर, ये मेरी मेहनत और पिताजी के विश्वास की जीत है। उसी शहर में एक अच्छी नौकरी और रहने की जगह मिल जाती है।
कुछ दिन बाद राधा अपने रूममेट्स के साथ बैठी होती है। वैसे पहले तुम कभी शहर आई थी? नहीं, मैं तो एक छोटे से गांव से आई हूँ, लेकिन अब लगने लगा है कि गांव से अच्छा तो शहर ही है। क्यों, ऐसा क्या है शहर में? गांव में क्या रखा है, ना सड़क, ना गाड़ी, ना मोबाइल नेटवर्क। बस की बात तो छोड़ो, पैदल ही चलना पड़ता है। बिजली भी कभी आती है कभी नहीं। वहाँ तो जैसे जिंदगी रुक सी जाती है। लेकिन यहाँ हर सुविधा है, हर सपना पूरा करने का मौका है। मैं तो अब यहीं रहूंगी। गांव? अब कौन जाएगा वहाँ वापस? मुझे नहीं जाना है अब। तभी ऑफिस में उसकी मुलाकात एक नई लड़की से होती है। हाय, मैं साक्षी। तुम नई हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? राधा। गांव से आई हूँ, लेकिन अब यहीं की रहने वाली बन गई हूँ। अरे वाह, फिर तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हम भी अकेले रहते हैं यहाँ। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। आज से हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। कुछ महीनों में राधा पूरी तरह शहर के रंग में रंग जाती है। स्टाइल, बोलचाल, रहन सहन सब बदल जाता है। कौन कहेगा कि ये वही राधा है जो मिट्टी में खेलती थी। अब तो मैं भी किसी से कम नहीं। समय के साथ वो शहर की जिंदगी में ढल जाती है और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। अब वो एक अफसर बन चुकी है। अफसर बनने के बाद बरसों बाद वो अपने गांव लौटी है। तभी उसे मंत्री रास्ते में मिलते हैं। अरे ये तो शाही लॉकेट है जो सिर्फ राजघराने में दिया जाता था। ये कहाँ से आया तुम्हारे गले में और किसने दिया? ये तो बचपन से मेरे गले में है। मेरी माँ ने कहा था, जब मैं बहुत छोटी थी तब से ये मेरे पास है। हे भगवान, ये तो वही राज लॉकेट है जो सिर्फ राजकुमारी बरखा के गले में था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम ही हो राजकुमारी बरखा। महाराज तो बरसों से आपको ढूंढ रहे हैं। क्या? नहीं, आप शायद कोई भ्रम कर रहे हैं। मैं तो एक साधारण किसान की बेटी हूँ। मेरा नाम राधा है। मैं राजकुमारी कैसे हो सकती हूँ? राज लक्षण कभी झूठ नहीं बोलते पुत्री। ये लॉकेट, आपका चेहरा, आपका जन्म चिन्ह सब कुछ गवाही दे रहे हैं। चलिए हमारे साथ चलिए, राजमहल में सब सच सामने आ जाएगा। चलिए। राधा भारी मन से मंत्री के साथ महल पहुंचती है। महल में प्रवेश करते ही सैनिक और दासियां सम्मान में सिर झुका लेते हैं। तभी सिंहासन पर बैठे महाराज की नजर उस पर पड़ती है। राशि लॉकेट, ये तो हमारी कुल परंपरा की निशानी है। ये कैसे आया इसके पास? महाराज, मैं खुद नहीं जानती ये लॉकेट मेरे पास कैसे आया। जब से मैंने होश संभाला है ये मेरे गले में रहा है। मेरी माँ कहती थी कि ये मेरी पहचान से जुड़ा है। महाराज, जब मैं सीमावर्ती गांव में भ्रमण कर रहा था तभी मैंने इसे देखा। इसकी आंखों, इसके व्यवहार और इस लॉकेट ने मुझे चौंका दिया। मैंने सोचा कि बिना आपकी आज्ञा के इसे अनदेखा करना उचित नहीं है। बेटी तू सच में लौट आई है। अरे हम बरसों से तुम्हारी राह देख रहे थे बेटा, हमारी बेटी। तभी महल के भीतर से महारानी भागती हुई आती हैं। मेरी बच्ची, मेरी राजकुमारी बरखा, कहीं तुझे कुछ हो गया होता। हर जन्म में तुझे पाने की मन्नत मांगी थी। आज तुझे यूं सामने पाकर मेरी सांसें फिर से जी उठी हैं। क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ? मुझे यकीन नहीं होता। अब तक तो मैं खुद को गरीब मजदूर की बेटी समझती रही। अब तुम्हें खुद पर नहीं, खून के रिश्ते पर यकीन करना होगा। अरे तुम राजकुमारी हो, राजकुमारी, हमारी बरखा, हमारा गर्व। अगर मैं सच में आपकी बेटी हूँ तो मुझे गर्व है, पर मैं अब उस गरीबी में वापस नहीं जाना चाहती। मैंने बहुत गरीबी वाली जिंदगी जी है पिताजी। बेटी, तुम जहां रहना चाहो वहां रहो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। और तुम उस गरीबी में क्यों जाओगी? जबकि तुम राजकुमारी हो तो तुम आज से यहीं राजकुमारी की जिंदगी जी सकती हो। राधा सादगी भरे अंदाज में महल में रहने लगी। कुछ दिन बीतते हैं। उसे शहर की जिंदगी की याद सताने लगी। वो सोचती है, कितने दिन हो गए शहर नहीं गई। मुझे अब यहाँ सबसे ज्यादा शहर की याद आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, पिताजी से कहती हूँ मुझे शहर जाना है। राधा अपने कमरे से निकलकर राजा के पास जाती है। पिताजी,
यहाँ सब कुछ है, पर मेरा मन हमेशा शहर में ही लगता है। वहाँ मेरी नौकरी भी लगी है। मुझे शहर जाना है। मैं बीच बीच में आपसे मिलने आती रहूंगी। बेटी, जिसमें तेरी खुशी है वही मेरी खुशी है। तू जा सकती है, लेकिन तुझे नौकरी करने की भला क्या आवश्यकता है? बेटा, तुम राजकुमारी हो और तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर ये नौकरी वोकरी की क्या आवश्यकता है? पिताजी, मुझे काम करना अच्छा लगता है और वही जिंदगी मुझे पसंद है। मैं आती रहूंगी ना आपसे मिलने। हाँ ठीक है बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राधा शहर चली जाती है और वहाँ 6 महीने अपनी जिंदगी में व्यस्त रहती है। फिर एक दिन वो गांव लौटती है। माँ सुलोचना उसे रास्ते में सड़क किनारे भीख मांगती नजर आती है। ये तो माँ जैसी लग रही है। वो आगे बढ़ती है और देखती है सुलोचना फटे पुराने कपड़ों में एक होटल के बाहर किसी से रोटी मांग रही थी। एक आदमी झिझकते हुए उसे आधी सूखी रोटी थमा देता है। सुलोचना थके कदमों से आगे बढ़ती है। राधा चौंककर उनके पीछे चल पड़ती है। सुलोचना एक सुनसान इलाके में बनी टूटी फूटी झोपड़ी की ओर बढ़ती है। झोपड़ी में बैठा किशोर पीठ टिकाकर कमजोर हालत में सांसें ले रहा था। देखिए जी, आज रोटी मिल गई, आधी ही सही, पर आपकी पसंद की है। तूने कछु खाओ भाग्यवान। मैं तो रास्ते में खाया ही, आप तो खाइए। वो किशोर को सहारा देकर बैठाती है एक फटी हुई चटाई पर और रोटी तोड़कर उसे खिलाने लगती है। मुंह खोलिए, देखिए कितनी मेहनत से लाई हूँ ये रोटी। किशोर थोड़ा सा खाकर चुप हो जाता है। आंखें भर आती हैं। ये मेरी माँ है और पिताजी, क्या हालत हो गई है। अंदर सुलोचना रोते हुए कहती है, मैंने कहा था आपसे, मत बेचिए घर, मत बेचिए। राधा को शहर भेजने के लिए घर तक बेच दिया और 3 साल हो गए, एक बार हाल तक नहीं पूछा। और देखिए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अरे मत रो सुलोचना, काहे रो रही हो? देखना, एक दिन हमारी राधा जरूर आवेगी। ये सुनते ही राधा फूट फूट कर रोने लगी और झोपड़ी के पास गिर गई। कौन है बाहर? फिर सुलोचना बाहर आती है। मैं आ गई माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गलत थी, अपनी जिंदगी में खो गई थी और तुम दोनों को भूल बैठी। वो कांपते हुए झोपड़ी के अंदर जाती है और किशोर के पैरों में गिर जाती है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी देखभाल करने वाली बेटी बनकर रहूंगी। अरे बेटा, जो तुम रो काहे के लाने रही? पता है, जब तुम हमें मिली रही ना, बस ऐसे ही रोते हुए मिली थी। हम तुम्हें उठा कर लाए थे। हमने तुम्हें अपनी बेटी मानकर पाला। हमने कहा आहा, भगवान ने हमें वरदान दे दिया, संतान दे दिया। पर जब से तू हमारी जिंदगी में आई है ना बिटिया, हमें संतान की चाह भी नहीं थी। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उनको भूला ना कहते। माँ, पिताजी, आप लोगों ने मेरे लिए इतना सहा और मैंने आपको क्या दिया? बदले में सिर्फ अकेलापन और दर्द। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आपको फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर वो किशोर और सुलोचना को लेकर शहर चली जाती है और राजा रानी के पास एक खत लिख देती है कि वो अपने माता पिता के साथ शहर जा रही है और वहीं रहेगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हम आपके नाम से भी कहानियां बनाएं, तो जल्दी से अपना नाम कमेंट में लिख दें और देखें अपने नाम की कहानियां। साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ।